ये एलो और एलो के ही साथ होगा, यानी कुल कितने हो गए 4 एफिशिएंट एनर्जी हो जाएगा ना, डिक्रीज हो गया 4 टाइम्स। और पेयरिंग एनर्जी क्या आ गई इसमें देखिए, अब यहाँ से इसको आप कैलकुलेट करिए दोनों में, इसमें वैल्यू ज़्यादा आ रहा है डिक्रीज इन एनर्जी में, इस वाले केस में ज़्यादा है और इस वाले केस में ज़्यादा, यानी फुल फील्ड ऑर्बिटल और हाफ फील्ड ऑर्बिटल के केस में ही जो एक्सचेंज एनर्जी है या डिक्रीज इन एनर्जी ऑफ द एलिमेंट्स है वो सबसे मैक्सिमम है डाउनवर्ड, यानी नेगेटिव सेंस में आप बात करेंगे जितना ही एनर्जी डिक्रीज करेगी वो एटम उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। और इस तरह से आप यूँ कह लीजिए कि मोल्स रूल में जो आप जान रहे हैं वो सारी चीज़ें सही है कि किसी भी कक्षक में किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होंगे, तब तक पेयर नहीं बनाएंगे अनटिल एंड अनलेस जब तक इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन आकर के फिलअप नहीं हो जाता, सिंगली ऑक्युपाइड नहीं हो जाते, तब तक का केस ये है। लेकिन अब उसके बाद उसने कहा क्रोलरी लाया तो कहा कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल और फुल फील्ड ऑर्बिटल दैट विल बी द मोर स्टेबल, बट व्हाई, ये रीजन आपके पास नहीं, वो रीजन आप यहाँ से इसको कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। उस कैलकुलेशंस में यही दो केस आ रहा है, जो हाफ फील्ड है या फुल फील्ड है, उसी के केस में डिक्रीज इन एनर्जी ऑफ द एटम मैक्सिमम हो रही है और इसलिए उसको उन्होंने सेलेक्ट कर लिया उस बात को लेकर के। तो ये स्थितियाँ आपके सामने निकल करके आ गई कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल इज द मोर स्टेबल। अब चाहे आप यस का निकाल लीजिए, चाहे डी का, चाहे डी का, किसी का ही, यानी जो स्टेबल ऑर्बिटल होना है, स्टेबल ऑर्बिटल जिसके केस में होना है वो रहा है आपका हाफ फील्ड ऑर्बिटल, हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल। अब ये S1 हो गया, यहाँ फुल फील्ड S2 हो गया पहला वाला सेट। दूसरे वाले सेट में क्या आ गया, यहाँ अगर P3 होगा यहाँ क्या हो जाएगा C6। तीसरे वाला केस D5 है तो D10 होगा। चौथा केस इतने में ही आपका समाप्त हो जाएगा। 7 है तो ये आपका 14 है, मतलब ये जो टेबल आपका बन रहा है इसी के अकॉर्डिंग आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा और इसके आधार पर उस एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी भी डिसाइड होगी। अगर कहीं ये कॉन्फ़िगरेशन उस एलिमेंट्स में बन रहा हो, आइदर एक्सचेंज ऑफ द इलेक्ट्रॉन दैट इज स्ट्रक्चर और दैट कॉन्फ़िगरेशन इज मोर स्टेबल। और जब वो स्ट्रक्चर मोर स्टेबल हो गया तो उसका फिजिकल केमिकल ये सारी प्रॉपर्टी अलग हो जाएगी। अब फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी में जो आपसे पूछा जाएगा वो क्या हो सकता है, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है, उसकी स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी क्या है, उसकी कैटालिटिक प्रॉपर्टी क्या है। ये कुछ क्वेश्चंस जो बनते हैं छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव टाइप के, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स बनाए जाते हैं। अब रही बात, एक बच्चे ने परसों हमसे पूछा था कि क्रोमियम और कॉपर के ध्यान में रखे रहिए कि जो आप पावर उसका एक तरह से अवहेलना हो रहा है, वो नहीं अप्लाई हो रहा है, उनके केस में कुल ऐसे कुल कितने आइटम्स हैं पूरे पीरियोडिक टेबल में, कुल 10 आइटम हैं, ध्यान में रखे रहेंगे। दो आपके फर्स्ट डी सीरीज आपके एलिमेंट में है, फर्स्ट सीरीज आपकी ट्रांजिशन एलिमेंट 2 उसमें है, 6 आपको सेकेंड वाले में यानी 4D सीरीज वाले में है और 2 पुनः आपके 5D सीरीज में है। यानी जो ट्रांजिशन नंबर ऑफ सीरीज ऑफ एलिमेंट है, जो फर्स्ट सीरीज आपको कहा जाए ट्रांजिशन एलिमेंट दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 3D, और जो सेकेंड होगा ट्रांजिशन एलिमेंट सीरीज वो होगा आपका 4D, और थर्ड वाला जो होगा वो दैट इज इक्वल जो होगा वो 5D से आरंभ होगा। दो एलिमेंट्स आपको इस
इसमें मिल गए नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और इसमें 6 मिल गए और 2 इसमें मिल गए। टोटल अगर हम ऐड कर दें तो 10 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो उस रूल को सब अप्लाई होता है या अनुपालन करते हैं, यूँ कह लीजिए। यानी ऐसे दूसरे शब्दों में ज़्यादा खंड ये कह सकते हैं कि इस 10 एलिमेंट्स पे अबाउ रूल्स 100% स्ट्राइक्स नहीं करता। तो कहीं पर भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा यदि स्टेबल स्टेट में और आइसोलेटेड में, ध्यान रख रहिएगा, आइसोलेटेड में, कंबाइंड में नहीं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा, तब आप इनका उपयोग करेंगे। बाकी के लिए अभी हम बाद में आपको बताएंगे। और इन परिस्थितियों में पूछ देता है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल who deviate from the above rule, कितने हैं? 6 हैं। इसमें सबसे ज़्यादा है तो 4D सीरीज वाले में है, सबसे 41, 42, 45 ऐसे जो भी एटॉमिक नंबर वाले हैं वो above rules पे ट्रू नहीं है, वो फॉलो नहीं करते, क्योंकि उसमें ये स्टेबिलिटी का चक्कर आ जाता है। और स्टेबिलिटी का चक्कर कैसे आया ये आपके सामने आया। क्रोमियम के केस में अब आगे आप उसको जो है डील कर दिया जाए। क्रोमियम 24 था 24, तो हमने आपको लिखा था आर्गन एंड दैट इज इक्वल टू 4s2 3d4 था। इस रूल के तहत अबाउ रूल के तहत आए, अबाउ रूल यार। और इसी को ही अगर हम देखिए इसमें ले आए मल्टीप्लिसिटी ऑर्डर में या अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में जो रूल्स रहता है, उस स्थिति में सबसे ज़्यादा होगा स्टेबिलिटी या तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो या कंप्लीटली पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो। तो ऐसे केस में ले आए एक इलेक्ट्रॉन्स इसमें से अगर इसमें हम ला दें तो दैट इज इक्वल टू 4s1 एंड 3d5, ये किसके अकॉर्डिंग होगा? ये वोल्टेज रूल के अकॉर्डिंग होगा। इन दोनों में स्टेबल कौन होगा? तो दैट इज द मोर स्टेबल। इन दोनों में एनर्जी किसका ज़्यादा होगा? तो अबाउ रूल का ज़्यादा। जो स्टेबल मतलब उसकी एनर्जी कम। रिएक्टिव कौन वाला केस होगा? तो अबाउ रूल वाला। और रिएक्टिविटी कम किसमें होगी? तो मोनोड रूल्स में। ये आपको देखना है, इतने तक नहीं सीमित कर लेना है कि चलिए हमको निकल गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने निकाल दिया, बता दिया कि अबाउ रूल में है और यह स्थितियाँ हैं। अभी देखिए जैसे अबाउ रूल और होम्स रूल की हम बात करें, इसी क्रोमियम की बात करें तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं अबाउ रूल के अकॉर्डिंग जो बना रहे हैं कितने होंगे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स से अबाउ केस इसमें 4s2 3d4 में कितने आएंगे? 4 आएंगे। यानी n की वैल्यू यहाँ पर 4 होगी। n इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और वही अगर इसके केस में आ जाए तो कितने हो गए? ये देख लीजिए 6 हो गए, 5 तो यहाँ है और ये 6 हो गया। और 6 का यहाँ एक्स निकालेंगे एक्सचेंज एनर्जी तो निश्चित रूप से ज़्यादा होगी। जैसे यहाँ आपने निकाल रखा है चाहे इसका हो चाहे इसका, वो स्टेबिलिटी ज़्यादा मिलेगी। ये तो स्टेबिलिटी वाले आर्डर में हो गया। जब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू लाया गया दो केस, एक थियोरेटिकल आ रहा और एक्सपेरिमेंटल आ गया। तो जो एक्सपेरिमेंटल वे में ऑब्जर्वेशन आया वो देखा गया कि जो होम्स रूल वाला के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं वो लगभग जो ऑब्जर्वेशन है प्रैक्टिकली जो आ रहा है वो थियोरेटिकली सही हो रहा है। ये ध्यान में रखिएगा 100% प्रैक्टिकली थियोरेटिकली सही नहीं हो सकता, लेकिन हम मैच करा सकते हैं 90% से ऊपर। अगर हमारा मैच कर रहा है दोनों डाटा तो हम करते हैं कि वो एकदम 100% हमारे कंसेप्ट को फॉलो कर रहा है। क्योंकि कोई भी एक्सपेरिमेंट अगर आप करेंगे तो एरर आएगी, और एक एरर जो आएगी तो दो तरह का होगा। एक तो एक्सपेरिमेंटल एरर होगा, एक ह्यूमन एरर होगा। एक्सपेरिमेंटल एरर तो आप इरेज कर सकते हो, इरेज समझ रहे हैं, उसको तो आप मिटा सकते हो, लेकिन ह्यूमन एरर आप नहीं मिटा सकते। वो गलत होना ही होना है और कहीं कहीं गलत हो ही जाएगा। सबसे गलतियाँ होती हैं, आपसे भी होती हैं, हमसे भी होती हैं।
मिनिमाइज कर सकते हैं पर रिमूव नहीं कर सकते। इसलिए जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो प्रैक्टिकल वैल्यू से 100% मैच नहीं करती। तमाम कंडीशन बताएं, टेम्परेचर, प्रेशर, इंस्ट्रूमेंट, ये सारी चीज़ों के आधार पर है। तो आप देखिए यहाँ अगर 6 नंबर इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ 6 है इलेक्ट्रॉन्स ऑन पेयर, इसमें वोल्ट रूल के अकॉर्डिंग तो निश्चित रूप से उसकी स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी भी बढ़ जाएगी, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी बढ़ जाएगी, उसका कैटालिटिक प्रॉपर्टी भी बढ़ जाएगी, उसका मैग्नेटिक मोमेंट भी बढ़ जाएगा। तो बहुत सारे प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी केवल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने के कारण। तो ऑक्सीडेशन नंबर भी वहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आपको आ सकती है। तो इस तरह से जो हुड्स रूल था उसका अप्लाइड पोर्शन तो आ गया आपके सामने कि किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन तब तक, ये ध्यान रखें, ये नेगेटिव ऑब्लिगेशंस है, बैरियर लगाया गया है, जरूर पॉजिटिव से सेंस से हम नहीं निकाल रहे हैं, हम निगेटिव सेंस से हम आंसर निकाल रहे हैं। नेगेटिव ऑब्लिगेशंस बोलते हैं तब तक नहीं, नाट आ गया, नहीं पेयर्ड हो सकते, युग्मित हो सकते जब तक कि उन ऑर्बिटलों में कम से कम एक इलेक्ट्रॉन फिलअप नहीं हो जाते, या कोषों में कक्षकों में इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक कि उन कक्षकों में या कोषों में इलेक्ट्रॉन कम से कम एक पूर्ण न हो जाए, भर न जाए, फिलअप न हो जाए। तो दैट इज द वुंड केस। अब देखिए इस वुंड के केस के आधार पर हम किसी भी एलिमेंट्स की ग्राउंड स्टेट टर्म को एक्सप्लेन करते हैं, जो थोड़ी सी स्टैंडर्ड आपसे ज़्यादा है, उसको हम ग्राउंड स्टेट टर्म कैसे निकालें, उनके विषय में थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। क्यों? क्योंकि जो आप मॉडर्न क्वांटम थियरी पे आ रहे हैं, चाहे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या न्यूटन क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, दीज ऑल आर वेक्टर क्वांटिटी, सब के सब वेक्टर्स हैं और वो वेक्टर्स स्पेस में रिवॉल्व कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से जब दो पैरेलल वेक्टर्स होंगे तभी एक दूसरे से नहीं मिल सकते। अगर किसी भी एंगल पे दो वेक्टर्स रिवॉल्व कर रहे होंगे तो कहीं कहीं एक पॉइंट होगा, एक कपलिंग होगी। कपलिंग माने कहीं कहीं एक दूसरे से मीट आउट करेंगे, मिलेंगे वो सब। उस कपलिंग को जो प्रेडिक्ट किया उसको हम कहते हैं रसल और साउंडर्स, ये दो साइंटिस्ट ने उस कपलिंग को ही प्रेडिक्ट किया था, इसलिए उस कपलिंग को आरएस कपलिंग हम बोलते हैं। उस आरएस कपलिंग को कैसे हम लिखेंगे यहाँ पर है वो आप समझने का प्रयास करें। कंप्लीटली कंसेप्चुअल बेस्ड प्रॉब्लम जिससे आपको सॉल्व करने हैं वो देखेंगे आप। ये हम मिला रहे हैं। आरएस कपलिंग रसल साउंडर्स कपलिंग एटॉमिक स्पेक्ट्रा यहाँ से एक्सप्लेन होगी, आर एटम्स की इसके विषय में बात होगी। अब देखें जैसे हमने जो चीज़ें अभी स्टडी किया वो सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए था, तो उसके लिए एस की वैल्यू जो थी वो आइदर +½ थी, +½ या -½ ले करके हमने सेलेक्ट किया। एक इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, उसका ऑर्बिटल जो क्वांटम नंबर या एलिमेंटल क्वांटम नंबर आप ले लें, जो वेक्टर क्वांटिटी थी वो 0, 1, 2, 3 ऐसे स्टेप पर आया था और इस आधार पर इसका शेप का निर्धारण हुआ था एस, ई, डी, एफ। ये सिंगल इलेक्ट्रॉन का केस का है। मान लेते हैं कि बहुत मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तब तो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से कपल करेगा ही, जुड़ेगा ही। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है वेव नेचर में अराउंड द न्यूक्लियस। तो कहीं कहीं जब दो वेव चल रही है तो
कहीं पर कंस्ट्रक्टिव कहीं डिस्ट्रक्टिव रीजन बनता है। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव रीजन यदि आप नहीं प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं तो आप कभी भी घर पे रेडियो वगैरह या मोबाइल से ही बात करते हैं तो आप देखते हैं किसी रीजन पर मोबाइल पे आवाज़ साफ नहीं होती, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर नीट एंड क्लीन हो जाती है। तो वो वेव्स जा रही है जहाँ पर दोनों एक दूसरे से कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव रीजन मिला रहे हैं। उस कंस्ट्रक्टिव रीजन में आपके एम्पलीट्यूड बढ़ जाती, इंटेंसिटी बढ़ जाती और डिस्ट्रक्टिव रीजन में जा करके वो कैंसिल आउट हो जाती है, एक दूसरे से मिनिमाइज पोजीशन में आ जाती है। यानी अगर हम ऑर्बिटल पिक्चर की बात करें उस ऑर्बिटल पिक्चर पे जिसका मैंने बात किया था तो नोड और एंटी नोड्स बनते हैं। नोड 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 क्या होगा, कौन सी पोजीशन को हम बोले, ये सब फिजिक्स के केस में है एंटी नोड, नोड एंड एंटी नोड। नोड वो हाँ हमारे केमिस्ट्री में आप फिजिक्स की भाषा में आप बोलेंगे वो पोजीशन है, वो पॉइंट्स है जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज मिनिमम। मिनिमम शून्य भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। उस पॉइंट्स को हम नोड्स करते हैं और उस पॉइंट से जो पासिंग प्लेन है, जो वहाँ से प्लेन पास हो रहा होगा उसे हम नोडल प्लेन कहते हैं। अब एक बात हम आपके सामने समझा दे रहे हैं, फिजिक्स में है सब कि जैसे सपोज है कि हम पी ऑर्बिटल ले रहे हैं यहाँ से और पी ऑर्बिटल को हम बना दिए, पी ही है ऐसे, तो ये पोजीशन जो आ गया दैट इज द न्यूक्लियस रीजन। इस रीजन पे आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन कम है, हाई नहीं है या बहुत मिनिमम। इलेक्ट्रॉन एक वेव से इधर गया, दूसरा एक इधर से ऐसे रिवोल्यूशन हो रहा है और ये नोडल पॉइंट हो गया या नोड बोलेंगे इसको, नोड। और इससे जो प्लेन पास हो रहा है देखते रहिएगा, यहाँ जो परपेंडिकुलर प्लेन मिल रहा है इसको हम बोलेंगे नोडल प्लेन। ये नोडल प्लेन है, नोडल प्लेन। इस प्लेन पर कहीं चले जाएंगे, ये डिस्ट्रक्टिव रीजन है, यहाँ इंटेंसिटी एकदम शून्य है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी एकदम शून्य है। ज्यादा कहाँ है, तो ये जो लूप्स बना हुआ है जहाँ जितना चौड़ा है वो एरिया ये शो करती है, वहाँ इंटेंसिटी यानी फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा है और यहाँ ए की वैल्यू ज़्यादा है, ये माने एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। एम्पलीट्यूड जो होगा वो इंटेंसिटी की क्या है, आई इक्वल टू, या हम पूरा नहीं लेते ए स्क्वायर, देख लीजिए जहाँ ए की वैल्यू ज़्यादा होगा इंटेंसिटी ऑटोमेटिक होता है ज़्यादा होगी, यानी डेंसिटी वहाँ इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा होगी। और जहाँ ज़्यादा पोजीशन होगा उसी पोजीशन को हम एंटी नोड्स कहते हैं। एंटी नोड्स वो पोजीशन है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है, नोड वो है जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम है और उससे जो पास होने वाला प्लेन होगा, प्लेन इज अ 3 डायमेंशनल केस। प्लेन जो होगा समतल ये 3D केस है और लाइन जो है 2D केस है। लाइन जैसे ये लाइन हम लोग लिख दिया कहीं पर, ये 2 डायमेंशन का है या 1 डायमेंशन में देख सकते हैं, लेकिन यहीं पर अगर दीवार बना देते हैं ऐसे तो प्लेन बनता है और वो 3D केस हो जाती है। या इधर से बनाइए कहीं से बनाइए जहाँ पर भी हो, कहाँ एक ऑर्बिटल का है आप निकाल सकते हैं नोड और नोडल प्लेन। लेकिन यह ऑर्बिटल में नोड होगा कि नहीं होगा, अब ये बताएं आप। यस ऑर्बिटल मींस स्फेरिकल शेप, क्या उसमें नोड्स होंगे? 1s में होगा कि नहीं होगा? 2s में होगा कि नहीं होगा? 2s में होगा, बट द शेप ऑफ द नोड्स इज स्फेरिकल होगा। वो जो 2s पे आप लेके आएंगे तो देखिए अगर ये न्यूक्लियस है हमारा, तो ये तो रीजन हमारा ये बन गया, मान लीजिए बना दिया, इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर जाते फिर बीच में एक ऐसा पोजीशन आएगा या स्पेस अरेंजमेंट होगा जहाँ इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, यहाँ इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, ये सिलेंडर बनेगा, यहाँ निकालेंगे उसका शेप सिलेंड्रिकल होगा। यह
सिलेंड्रिकल है। 2s ऑर्बिटल में ही एक नोड है और वह नोड सिलेंड्रिकल है। 3s में दो होगा, यानी n माइनस l, उसको निकालिए, -1। ये टोटल नंबर ऑफ नोड्स निकलते हैं किसी भी ऑर्बिटल में, और रेडियल प्लस सिलेंड्रिकल ये दोनों मिला करके है फार्मूला है। इस तरह से किसी भी ऑर्बिटल में px, py, pz में एक नोड है, यानी एक नोडल प्लेन है। dxy या dyz या dx² - y² की बात करेंगे तो दो आएंगे, दो नोडल प्लेन बनेंगे, दो नोडल पॉइंट्स बनेंगे। तो ये आप वहां से किसी एक को बना करके भी निकाल सकते हैं। इन परिस्थितियों में देखिए, यहाँ से अगर है, हम यही की बात करें, ये कोई भी ये लूप से ले लें तो ये नोडल प्लेन आप निकाल सकते हैं। देखिए इस पर नहीं है कहीं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शून्य, इस पर शून्य है, ये नोडल प्लेन है, और ये वाला हिस्सा आपका न्यूक्लियस है, दैट इज नोन एज न्यूक्लियस। तो ये दो नोडल प्लेन एग्जिस्ट करेंगे। अगर ये x ले लें, ये y ले लें, यानी dxy के इसी तरह से dyz dx² - y² के आदि को भी आप निकाल सकते हैं। फिलहाल ये इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट का है। हम जो चल रहे हैं आज ये होल एटम पे चल रहे हैं, ये सारी चीजें हम काउंट करेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि इलेक्ट्रॉन जब वो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, टू टाइप मोशन कर रहा है, ध्यान में रख के रहेंगे। दो तरह का मोशन है, एक तो मोशन अपने एक्सिस के अराउंड है, चाहे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। दूसरा ये ऑर्बिटल मोशन, ये ऑर्बिटल मोशन है और ये स्पिनिंग अराउंड द ओन एक्सिस है। ये दोनों से दो वेक्टर जनरेट हो रहे हैं और दोनों वेक्टर जाके एक जगह कपल करेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, और मिलेंगे तो फिर रिजल्टेंट आएगा, और रिजल्टेंट आएगा तो फिर आप जैसे निकालते हैं रिजल्टेंट एक P है और एक Q है, दो फोर्सेज हैं, तो रिजल्टेंट हमेशा यहाँ से कहीं से निकालेंगे और कुछ फार्मूला इस पे लगता है R = T² + Q² + 2pq cos θ। ये ध्यान में रखेंगे, cos θ क्या है, उसी के आधार पर यहाँ पर आपको निकालना, कैलकुलेट करना है। वो हम उतने डिफरेंस में नहीं जाएंगे, वो फिजिक्स में आप जब छुट्टी आप पढ़ेंगे तो फिजिक्स वाले सर आपको बताएंगे। अब आइए यहाँ से हम बात करते हैं इस पर अपने आगे मल्टीप्लिसिटी वाले टर्म पर। होता क्या है कि जब ये किसी भी एलिमेंट्स, किसी भी एटम की हम बात करते हैं तो मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो जाएगा। हाइड्रोजन को छोड़कर, हाइड्रोजन हटा दिए जाए तो सोडियम ले लेते 11 होंगे, 11 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 11 इलेक्ट्रॉन्स है। अब मोर देन अगर 1 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो यस जो होगा, यस कैपिटल यस होगा, यस इज द स्पिन क्वांटम नंबर, टोटल स्पिन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ये टोटल की बात करेगा ये, और टोटल बात करेगा तो S1 + S2 + S3 + एंड सो ऑन, जितने इलेक्ट्रॉन है आपको जोड़ते जाएंगे। कोई अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव वाली होगी तो उसको प्लस माइनस आप करके सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी रिजल्टेंट आपको निकालना है। इसी तरह से जो यम होगा ये ऑर्बिटल है, कौन सा, रिजल्टेंट ऑर्बिटल क्वांटम नंबर या रिजल्टेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे। यहाँ से आएगा कि L1 + L2 + L3 + L4, ये भी ऐसे जाएगा। RS कपलिंग या LS कपलिंग में यह दोनों वेक्टर एक दूसरे से के साथ फिर वेक्टर एडिशन में ऐड होंगे, कपल करेंगे, तो वहाँ से होगा कि नया जो रिजल्टेंट मिलेगा वो हम लिखेंगे J, देखिएगा J, और J = होगा L, देखिएगा L ± दोनों, ये दोनों का रिजल्टेंट आएगा। ये स्थिति निकल के आती है और इसी से हम स्पेक्ट्रल टर्म्स हम उपयोग करेंगे। जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है
स्टेबल स्टेट में एज ए होल आइटम की बात हो रही है, ध्यान रख रहेंगे, नॉट ए पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, वो तो आपका खत्म हो गया। ये दूसरे उसी का अप्लाइड पोर्शन में आ रहा है, यानी होम्स का ही रूल्स का ही एप्लीकेशन है। अब इनको अगर हम निकालें किसी भी आर्बिटल को हम रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज आर्बिटल जो होगा वो इक्वल टू द 2s प्लस 1 करेगा, 2s प्लस 1 एक ब्रैकेट में, और यल होगा यहाँ j होगा। ये आर्बिटल है। कोई भी आर्बिटल आप जहाँ लिख रहे थे पहले, जैसे लिख रहे थे ना 3s2 आर्बिटल को आप रिप्रेजेंट कर रहे थे, यन और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ 2s प्लस 1 है, s क्या, दैट इज दिस 2s प्लस 1 को हम मल्टीप्लिसिटी बोलते हैं, मल्टीप्लिसिटी को हम यदि m से लिख दें then equal to 2s plus 1, और s क्या है, s1 plus s2 plus s3। अब यल का बात आएगी तो यल क्या होगा, l1 plus l2 plus l3 की बात होगी। यहाँ पर मल्टीप्लिसिटी वहाँ निकाल रहे हैं कैसे, किसी ये आर्बिटल में जो आउटर ऑर्बिट का है उसका हम क्यों निकाल रहे हैं। मान लीजिए हमने निकाला ये p3 का ही केस निकाल रहे हैं, या ऐसे लिया मैंने, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है, दोनों एक ही ऑक्यूपाइड है ये आर्बिटल में, तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन वैल्यू तो हो गया, ये समझ कितना हो गया, प्लस हाफ। किसी को माने चाहे ऊपर या नीचे वाले को, ये अगर नीचे वाले को प्लस हाफ मान रहे हैं तो ऊपर वाला की क्या वैल्यू हो जाएगी, s2 हो जाएगी माइनस हाफ, और रिजल्टेंट इसकी स्पिन वैल्यू यानी स्पिन एंगुलर मोमेंटम की बात करें, दैट इज इक्वल टू s1 प्लस s2, जो रिजल्टेंट स्पिन वैल्यू है कितना आ जाएगा, प्लस हाफ और माइनस हाफ इज इक्वल टू 0, यानी यहाँ 0 तक योग में आएगा। और किसी का भी निकालना हो, आज मान लीजिए है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और अलग अलग ऑर्बिटल में है, ये निकालिएगा, एक इलेक्ट्रॉन है, तो कितना होगा, सबकी स्पिन वैल्यू कितनी हो जाएगी, s1 प्लस s2 प्लस s3, और सब सेम डायरेक्शन में है, तो ये प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, तो टोटल जो वैल्यू आया स्पिन का तो कितना आ गया, 3/2, और 3/2 आ गया तो मल्टीप्लिसिटी कितनी आ गई, दोनों को केस में निकालिए m की वैल्यू, m इक्वल टू 2s प्लस 1, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 2 × 3/2 प्लस 1 कितना हो गया, 4। ये सारी एक जगह में कहा है गलत लिखा था। इसमें जो मल्टीप्लिसिटी आएगी m इक्वल टू 2s प्लस 1, दैट इज इक्वल टू 2 × 0 और प्लस 1, ये s की वैल्यू रखते हैं हम, इसकी वैल्यू ये रख देंगे तो मल्टीप्लिसिटी इसकी 1 आ गई। यहीं से सिंगलेट, ट्रिपलेट, डबलेट का कंसेप्ट आपका जनरेट होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। कहाँ ट्रिपलेट ट्रांजिशन है, कहाँ सिंगलेट का है, कहाँ डबलेट का है, ये सारी चीज़ें यहीं से जनरेट होती है इसी ऑप्टिकल डाटा से। तो वहाँ के कंसेप्ट यहाँ से कोरिलेट करा लेंगे जब वहाँ पढ़ेंगे तब। तो ये स्थिति तो आपके सामने मल्टीप्लिसिटी कैसे निकाला गया है, 2s प्लस 1 कैसे निकाला गया, ये मैंने बता दिया। अब रही बात कि हम यल की वैल्यू कैसे निकालें, उसकी हम किस तरह से निकालें, तो यल इक्वल टू l1 प्लस l2 प्लस l3 है, यानी सबके जो वैल्यू होंगे उनको निकाल कर किसी क्वांटिटी में आप जोड़ दें और तब निकालिए, तो वो यहाँ इसके जगह पर आप यल की वैल्यू लिखेंगे। अब इस यल की वैल्यू फिर जे भी आएगा, जे नीचे डाउनवर्ड लिखेंगे, और जे की वैल्यू क्या होगी पुनः जान लीजिए, जे की वैल्यू यल प्लस माइनस यस दोनों को जोड़ करके निकालेंगे, ये रिजल्टेंट निकलेगा, दोनों वेक्टर, तीनों वेक्टर क्वांटिटी, इस तरह की स्थितियाँ आएगी। अब इसके केस में ये ज़्यादा होगा। अब देखिए जैसे वो होना, देखिए P3 का केस है, अगर P3 का केस दैट टाइम द मल्टीप्लिसिटी इज मैक्सिमम। होल्स रूल्स कहता है
कि electrons always occupy that orbital in which the multiplicity is maximum, either multiplicity is minimum। इन्हीं दोनों को केस को ही अप्लाई कर रहा, बदल दिया अपने कंसेप्ट को, थोड़ा सा 180 डिग्री को घुमा दिया उसने। तो मल्टीप्लिसिटी या तो कम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिटल होगा वहां होगा, या जो मल्टीप्लिसिटी जीरो जिसमें कम होगी किसमें, वो कम्प्लीटली फील्ड में, और जो मैक्सिमम किसमें होगा आप फील्ड में। तो देखिए हाफ फील्ड ऑर्बिटल हम आपके सामने यहाँ रखिए T3 का केस। अब अगर P6 का केस आप निकाल करके देखिए वहां कैसे होगा। तो P6 के केस में सभी इलेक्ट्रॉन तो पेयर्ड है, देखिए सभी पेयर्ड के केस में है, तो रिजल्टेंट वैल्यू क्या आ जाएगी इसका, S की वैल्यू S1 प्लस S2 प्लस ये जो जाएगा 6 तक, ये प्लस हाफ होगा तो दूसरा वाला उसको यूटिलाइज कर देगा। देखिए ये स्थितियां है, तो रिजल्टेंट क्या आ गया 0। मल्टीप्लिसिटी अब क्या आ गया 2S प्लस 1 से, 2S प्लस 1 से 2 into 0 प्लस 1 दैट इज 1, यानी सिंगलेट होगा वो, और जो भी सिंगलेट होगा उसकी एनर्जी मिनिमम हो गई। तो ये सिंगलेट यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, यहाँ कम कैंसिल आउट हो गया, वो 1 आ गया सिंगलेट। अगर 2 आ जाता तो डबलेट, 3 आता ट्रिपलेट। जितने फोटोकेमिकल रिएक्शंस हैं, और फोटोकेमिकल रिएक्शंस में डाई रेडिकल्स बनते हैं, ट्रिपलेट और डबलेट जनरेट होते हैं, सिंगलेट और ट्रिपलेट जनरेट होते हैं, और उसी आधार पर सारे रिएक्शंस यहाँ पे फॉलो करते हैं। तो यहाँ से स्थिति तो आप निकाल सकते हैं फुल फील्ड ऑर्बिटल और हाफ फील्ड ऑर्बिटल। अगर हम कहें कि D6 का कोई D6 केस है, उसका आप मल्टीप्लिसिटी बताइए, तो बताइए कितना होगा। D6 ये आ गया, इसका मल्टीप्लिसिटी हमें बताएं आप साफ करके। एक D6 हो गया और दूसरा होगा D5, ताकि यहाँ से एक कंसेप्ट प्रॉपर जनरेट हो जाए। इन दोनों को कैसे बोलिए मल्टीप्लिसिटी निकालिए। एक में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरे में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके विषय में आप बताएं। नहीं बना सकते तो आप ऐसे ही यहाँ तक ये वैल्यू भर लीजिए, 5 बनाकर 1 2 3 5 मान लेते हैं। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन पहले आप पाई कराइए, दैट इज दिस, और 6 ये हो गया। देखिए नंबरिंग ऊपर देखिएंगे -2 -1 0 +1 +2, ये दैट इज जो वैल्यू आपकी एल की दिखाई हमको दिखाई जा रही है। सबको जोड़ दें 1 2 3 4 5 तो क्या हो गए अपवर्ड हो गए, यानी सबको जोड़ देंगे 5 वाले पे, तो 5/2 तो ये हो गया। एक डाउनवर्ड है -1/2, देन इट इज इक्वल टू कितना आ गया 1/2 आप सब तय किया है। 5 - 1/2 इक्वल टू 4/2 इक्वल टू व्हाट 2। तो मल्टीप्लिसिटी आएगी कितना 2s + 1 2 × 2 + 1 इक्वल टू 5। इसके केस में लेके आए यहाँ पर, या इसी के मिटा दीजिए, सपोज दैट वहाँ से क्या है, देन क्या होना होगा S की वैल्यू कितनी होगी, तो 5/2 हो जाएगी।
कोई सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। मल्टीप्लिसिटी आ गई कितनी 5/2 into 2 + 1 = 6। देखिए मल्टीप्लिसिटी यहाँ एग्जिस्ट कर रही है और ज़्यादा हो रही है, इसलिए ये जो अनपेयर्ड वाला सिस्टम है 1 2 3 4 5 ये ज़्यादा स्टेबल है। ऐसे ही आपके सामने आ गया मल्टीप्लिसिटी ज़्यादा है, उसे देख करके आप मल्टीप्लिसिटी से ही निकाल सकते हैं। अगले वाले पार्ट्स पर आइए। हम तो अभी इस मल्टीप्लिसिटी वाले पार्ट पे चल रहे थे। मल्टीप्लिसिटी पर ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो, इस फार्मूले को आप ऐसे भी संशोधन कर सकते हैं 2s + 1 also equal to n + 1 n where n is the number of unpaired electron n equal to number of unpaired electron। अनपेयर्ड है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं सीधे। जैसे 5 है 5 है 5/2 हो गया n/2 से क्या यहाँ से रख दें n/2 कैंसिल हो जाएगा और n बच जाएगा तो n + 1 हो जाएगा, वहाँ मल्टीप्लिसिटी निकाल सकते हैं। अब आए हम n की वैल्यू मिडिल वाले टर्म पे कैसे निकाला जाए, वहाँ पर छोटा एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, तब आपको समझ में आएगा। क्या हटा रहे हैं हम ग्राउंड स्टेट का निकाला जा रहा है मूल रूल के अकॉर्डिंग। हम सपोज दैट कि D1 केस ले रहे हैं D1, तो D1 के केस में एक इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो इलेक्ट्रॉन 1 2 3 5 हो गया। ये देखिएगा -2 -1 या +2 कुछ भी लिख सकते हैं, मान वैल्यू लेना है यहाँ -1 0 +1 +2 या +2 +1 0 -1 -2 या एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन। ये सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा इसके अंदर, तो L जो होना है हमारा जो फार्मूला है L1 + L2 + X1 जो जा रहा है एक ही है। इस L में देखिए ये मॉड वैल्यू आप लेंगे, L लेवल विल बी नेगेटिव, L की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो L का मान यहाँ देखिएगा ये 2 आ गया। जब L की वैल्यू 2 आ गई, L = 2 यहाँ देखेंगे L = 0 1 2 3 जो होगा 0 जो होगा बड़ा वाला S होगा, देखिए टोटल निकाल रहे हैं। 1 जो होगा कैपिटल P होगा नॉट स्मॉल p, 2 कैपिटल D और ये कैपिटल F, ये टर्म्स आएंगे। अब रिजल्टेंट ऑर्बिटल जो चाहे वो एंगुलर मोमेंटम की बात हो रही हो या स्पिन वैल्यू की बात हो रही हो या आपका ये टोटल एंगुलर मोमेंटम की बात हो रही है, तो ये यस हो गया। यहाँ देखिए 2 आया, इसका मतलब क्या है, कहाँ से इसमें मिल रहा है D वाला केस, ये D वाला केस बन गया। अब D को बन गया आपके सामने स्पेक्ट्रल लाइंस में, अगर D1 का केस आ गया, ये D वाला तो यहाँ पर आ गया। मल्टीप्लिसिटी कितनी हो गई एक की, एक रखेंगे तो यह = क्या 2s + 1 या n + 1 से कितना आ गया 1 + 1 का साल कर लिए 2, देखिए यहाँ 2 आ गया। ये हम सब लिख रहे हैं ग्राउंड स्टेट का समझ लेंगे, क्या अगली बार हम लोग पूछेंगे कि आप कहाँ तक समझ में आया। इसी पर आपका अगला डिसाइड होना है। जो इसके पहले आप लोग लिख रहे थे वो तो सभी जान रहे हैं, उसमें आपका मेरिट नहीं बनना। मेरिट पे एक ही 2 क्वेश्चन इसी तरह के प्रॉब्लम्स में बनने हैं जिसमें मेरिट आपकी होनी है। ये तो आपका 2 यहाँ आ गया, कैसे 2 आ गया, एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन वैल्यू +½ तो +½ यहाँ रखेंगे तो 1/2 से कैंसिल आउट, ये साफ करेंगे तो 2 आया। एक इलेक्ट्रॉन तो n + 1 लगाइए 2 आ गया। ये देखिएगा हाफ फिल है, यानी D आर्टिकल में मैक्सिमम 10 हो सकते। यदि 10 से कम है, यदि 10 से कम है
और 10 का आधा कितना 5, हाफ फिल ऑर्बिटल से कम होगा तो जो यहाँ J की वैल्यू अभी निकालेंगे वो लोवेस्ट वैल्यू टू द ग्राउंड टर्म ध्यान रखेंगे। अब कैसे हम निकाल रहे हैं यहाँ, अब J निकालिए। देखिए यहाँ J की वैल्यू हमको निकालना है, तो J की वैल्यू हमको निकालने के लिए L की वैल्यू चाहिए। तो L की वैल्यू हमारी 2 हो गई और S की वैल्यू कितनी हो गई 1 है, तो हाफ हो गया। दोनों जोड़ दीजिए, कितना हो गया 5/2 हो गया। ठीक, 5/2 ये तो L प्लस S का है और L प्लस माइनस का निकालिए तो 2 - 1/2 कितना आ जाएगा, देखिए 3/2। ये दो टर्म आपके सामने जनरेट हुई, यानी यहाँ से दो स्पेक्ट्रल टर्म आपको मिला, एक 5/2 आया और दूसरा 2D 3/2 आया। मूल साफ कह रहे हैं कि वो ग्राउंड टर्म होगा जो लोवेस्ट J वैल्यू वाला होगा। लोवेस्ट J वैल्यू कितना आया, दैट इज दिस 3/2। तो ये जो ग्राउंड स्टेट टर्म आप निकालेंगे वो दैट इज इक्वल टू 2D और 3/2, ये नहीं होगा, दैट इज ये आपके ऑप्शंस में होने चाहिए। अगर मान लेते सपोज है कि वो इलेक्ट्रॉन्स जो डी ऑर्बिटल में फुलफिल हो रहा है, इसी तरह से आप किसी भी ऑर्बिटल में निकाल सकते हैं, वो मोर देन हाफ फिल है, यानी 5 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, 5 हो या 5 तक तो आपका लोवेस्ट टर्म वाला है, और 5 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन यानी 6 इलेक्ट्रॉन हो गए डी में, तब आप उस केस को लेंगे जो J की वैल्यू अधिक वाली होगी। अब उसका कोई एक एग्जांपल आप ही निकाल के बताइए। मान लीजिए D6 का केस हो जाता, D6 का केस हुआ तो मोर देन हाफ फिल हो गया। देख लीजिए आधा से अधिक भर गए, तो आधे से अधिक भर गए, उसके केस में मल्टीप्लिसिटी तो आपके सामने आ गई 5 मिटा रहे हैं। फिर यहाँ अब निकालने के लिए आपको जो इसमें उपयोग करना है माइंड सेटअप का, वो L की वैल्यू पर है। L की वैल्यू देखिए कहाँ से जा रहे हैं हम, -2 - 1 0 + 1 + 2, ये सब निकाल लीजिए। -2 - 1 + 0 + 1 + 2, और देखिएगा यहाँ आ रहा है मार्ट वैल्यू आएगा, फिर एक आ रहा है -2, साल का ये फुल वैल्यू देखिए है तो कट हो गया, यानी ये मार्ट वैल्यू में आया क्या, L = अब 2 हो गया, 2 आया तो D आ गया। मल्टीप्लिसिटी आपको 5 यहाँ निकाल दिए, यानी ग्राउंड स्टेट टर्म की जो बात आ गई वो तो निकल के हमारे पास आ गई मल्टीप्लिसिटी, यानी 2S + 1 आ गया 5। D की वैल्यू हमारी D ये हो गया जो आ गया। अब रही बात कि L प्लस जो J की वैल्यू हमें निकालना है, L प्लस -1, तो L की वैल्यू 2 और S की वैल्यू 5, ये दोनों जोड़ लीजिए 7 हो गया। जो बड़ा होगा उसी से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये देखिएगा अमाउंट वैल्यू है सभी। देन 5 - 2 = 3। अब कौन सा इसमें हम सेलेक्ट करेंगे J की वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, वो हमारा ग्राउंड स्टेट टर्म होगा, यानी 5D7 इज द ग्राउंड स्टेट टर्म। ये आपका निकाला ओम्स रूल्स के अकॉर्डिंग। तो मल्टीप्लिसिटी निकल गई, मल्टीप्लिसिटी से स्पिन क्वांटम नंबर रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम S की वैल्यू ये निकाले थे 5 पहले से, और L की वैल्यू देखिए आप 2 है, तो 5 + 2 = 7। अब फिर क्या, जो मार्ट वैल्यू यानी जो बड़ा होगा उसको छोटा को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 5 को ये आपका S वाला हो गया और L की वैल्यू 2। अगर आप नहीं समझ पाते आप ऐसे लगा, मान लीजिए प्रॉब्लम हैंडल कर रहे हैं, तो ये तो वैल्यू मार्ट है,
ये -3 भी आएगा तो वो बक्सा है जिसमें -3 भी रखने पर +3 बनता, इसलिए +3 आपके सामने आया। ये केस कब कह रहा लागू होगा when the orbital more than half filled, जब वो ऑर्बिटल हाफ फिल्ड से ज्यादा भरा होगा, इन दैट केस ग्राउंड स्टेट टर्म विल बी हाईएस्ट वैल्यू ऑफ जे। दो स्पेशल केस, स्पेसिफिक केस आपके सामने निकल गए। लेस देन हाफ फिल्ड पर जे वैल्यू लोवेस्ट वैल्यू, जे वाली आपकी स्पेक्ट्रल टर्म होगी या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला होगा। एज ए होल आइटम, ध्यान फिर रखिएगा, एज ए होल आइटम की हम बात कर रहे हैं यहाँ। जो आप पहले पढ़े हैं ओनली वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात किए थे, ये मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, पूरे एटम्स की बात हो रही है। उसके केस में मोन्स रूल्स का ये अप्लाइड पोर्शन आपके सामने है। अब किसी अन्य का पुनः आप एक प्रैक्टिस भी कर लीजिए। ये यहीं पर है फार्मूला हम नहीं निकालेंगे, आप निकालें तो आपको समझ में आए। हम बी को हटा दे रहे हैं और ये देखिए आपके सामने कि हमारा P2 है और P5 का केस है, दोनों निकालिए। ग्राउंड स्टेट का ESC निकाल के बताइए क्या होना है। दोनों का केस P2 और P5 फार्मूले आपके पास यहाँ है। मल्टीप्लिसिटी या मल्टीप्लिसिटी है, L की वैल्यू J की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए और पुनः दोनों को बताएं। stand for ground, S stand for state, T stand for term। ग्राउंड स्टेट टर्म निकालना है। मूल अवस्था में क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ग्राउंड स्टेट टर्म। यहाँ शायद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाला जा रहा है। कल से आप अपने डाउट के लिए तैयार रहेंगे। कल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कब होगा और आज अभी देखते हैं n+n रूट समाप्त हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर कल क्वेश्चन होगा उसका। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का भी आपके NCERT में है, पहले बनाया होगा कब बनाया होगा, उस दर को समझना है। दादा साहब इतना तो गाइड है, की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। नहीं समझ आ रहा तो ऐसे बना ले, ये बनाएंगे तो आपको गलत नहीं होगा। -1 0 +1 या +1 0 -1। L की वैल्यू अगर निकालें हम, इलेक्ट्रॉन 2 है, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप है तो इनकी वैल्यू ये देखिए 1 + 1 + 0 ये रिजल्टेंट हो गया। फार्मूला किसका उपयोग किया था मैंने,
L1 प्लस L2 दैट इज इक्वल टू 1 1 किसके लिए होगा P के लिए कैपिटल P होगा ध्यान में रखे रहेंगे यहाँ मिला लीजिए मैच करा लीजिए देखिए P यहाँ पर है और J की वैल्यू निकालना है आपके लिए J मतलब L प्लस माइनस S L की वैल्यू 1 है और S की वैल्यू 1 यस आप निकालेंगे प्लस हाफ मतलब 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 और यही दूसरा वैल्यू क्या होगा -1 इज इक्वल टू 0 ये तो L प्लस 1 यस का हुआ ये L माइनस यस का हुआ ये देखिए हाफ मोर देन हाफ फिल्ड होगा कि नहीं P2 है तो हाफ P6 का हाफ कितना होगा 6 का हाफ 3 यानी 3 से ये कम है 2 है 3 से कम है यानी जो लोवेस्ट वैल्यू होगी J को ली जाएगी लोवेस्ट वैल्यू J का होगा दैट इज दिस जो ग्राउंड स्टेट टर्म GST जो निकाल रहे हैं हम वो होगा क्या तो P तो यहाँ आ गया मल्टीप्लिसिटी इसकी आ गई कितनी 3 और देखिए क्या हो गया ये 3P0 ये ऑप्टिकल कॉन्फ़िगरेशन या ये होल आइटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया अकॉर्डिंग टू होल्स रूल के ये गार्डिंग है ध्यान रख के रहेंगे सब उसी का ही एप्लीकेशन है अगर P कौन सा हो जाए 3 2 5 तो उसके केस में M की वैल्यू कितनी हो गई हाफ अरे एक प्लस हाफ से दूसरा प्लस हाफ कैंसिल हो गया 0 ये भी 0 बचा क्या हाँ M की वैल्यू आप इसके केस में 2 होगी P6 के केस की बात करें तो M की वैल्यू 2 हो गई यस की लिए मुझे जरूरत है तो हाफ हो गया L की वैल्यू कितनी हो गई L की वैल्यू 1P कैसे अगर हम निकाल रहे हैं देखिए +1 सभी अपवर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए +0 -1 फिर देखते रहिए इलेक्ट्रॉन इधर आ गया तो कितना होना चाहिए ये -1 इसका 0 इसका +1 इसका ये +1 इसका ये -1 ये प्लस ये -1 ये प्लस हो गया और नीचे वाले का फिर 0 तो कितना आ गया देखिए माइनस में है ये इससे कैंसिल आउट ये 1 बचा तो 1 के लिए क्या है ये P आ गया ये ऑटोमेटिक दोनों एक दूसरे से न्यूट्रल है कैंसिल आउट एक का मैग्नेटिक मूवमेंट क्लॉकवाइज तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज एक मैग्नेटिक फील्ड अगर अपवर्ड लगा रहा तो दूसरा डाउनवर्ड तो रिजल्टेंट क्या आएगा जी समझ आ रहा है ना जब आप फिजिक्स में पढ़ेंगे तो जो अपवर्ड लगाएगा आप स्क्रू लॉ यूज करेंगे या फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड या इंड्यूस्ड फील्ड ये सारी चीज़ें वहाँ जनरेट करेंगे तो यहाँ से भी वही परिस्थितियाँ आ जाएंगी सेम टू सेम यही है जो वहाँ एक्सप्लेन किया जा रहा है फिलहाल ये P हो गया J की वैल्यू बताएं L प्लस L मतलब 1 अब प्लस S हाफ दैट इज इक्वल टू 3/2 और माइनस में 1 माइनस हाफ दैट इज 1/2 देन GST ग्राउंड स्टेट मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा ये आपका P तो रहेगा ही देन मल्टीप्लिसिटी 2 हो गई कौन सेलेक्ट कर रहे हैं मोर देन हाफ फील्ड है दैट इज दिस J की हाईएस्ट वैल्यू होगी ये 3/2 यानी 3/2 अगर कहीं आ रहा है देन इट्स मीनिंग दैट the p orbital must be greater than half filled वो निश्चित रूप से आधे से
अधिक भरा हुआ है, और जब वो लेस देन में आ गया तो आप फिर से कम होगा। ये परिस्थितियां आपके दैट इज ऑल अबाउट द केस ऑफ द ओन्स रूल। जितने ओन्स रूल के केसेस थे वो मैंने आपको बता दिया। इंटरमीडिएट में जो आप पढ़ रहे हैं दैट इज द एप्लीकेशंस ऑफ द ओन्स रूल। अब इसके बाद जो बच रहा है n प्लस रूल, n प्लस यल रूल, इसको देखें। इस पे आइए आप, वो अंतिम भाग है। अभी इसमें कहीं और दिक्कत हो बोलिए, कैसे निकाला जाए? किसी कहीं दिक्कत हो कोई? क्योंकि ये वो पार्ट है जिसमें आप लीड कर सकेंगे, मतलब लीडर वाला शिप है, ये लीडरशिप वाला पार्ट है। बाकी सामान्य वाला नहीं है, असामान्य एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन वाला है ये। चलिए सबके समझ में आ जाए। मैं नहीं समझता कि सबको समझ में ही आ जाए, लेकिन जिसको समझ में आ जाए वही आगे बढ़ेगा। गवर्नमेंट कहती है सब पढ़ो, सब पढ़ो तो वो पंडा यहाँ थोड़ा सा मेरे समझ से नहीं सुटेबल हो पा रहा है। हम सबको पढ़ा सकते हैं तो, लेकिन सबको नहीं पढ़ा सकते। किसका? P6। अच्छा D6। देखिए क्या क्या करना होगा। जब D6 आए तो तुरंत हम इसको बना दीजिए ऐसे। ये जो बॉक्स डायग्राम है 1 2 3 5, ऊपर लिख दीजिए -2 -1 0 +1 +2, या यहाँ से +2 +1 0 -1 -2। हम भर रहे हैं इसमें इलेक्ट्रॉन फिलअप कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन फिलअप कर रहे हैं। पहले एक एक सिंगली अपाइड होगा, उन रूल के अकॉर्डिंग ये हो गया। 6 आपका आ गया, नंबर 6 वाला आया, ये ऐसे आ गया। अब हमें पहले तो यस निकालिए, टोटल स्पिन ऑर्बिटल क्वांटम नंबर या स्पिन एंगुलर क्वांटम टोटल की बात हो रही है। देन इट इज इक्वल टू S1 + S2 + S3। कहाँ तक जाएगा ये? S6 तक जाएगा। इसमें इलेक्ट्रॉन है, और सबको अगर हम जोड़ दें तो जो ऊपर वाले अपवर्ड वाले सबको प्लस हाफ कर दीजिए। कितने हैं अपवर्ड वाले? 5 अपवर्ड वाले प्लस हाफ के हैं। ये देखिए इसका स्पिन अपवर्ड डायरेक्शन में है 5 1 2 3 4 5, और ये डाउनवर्ड में इसकी वैल्यू हो गई -2। एक कैंसिल हो गया। देख लीजिए ये 4/2 आ गया, 4/2 दैट इज इक्वल टू 2। यस तो वैल्यू 2 की हो गई। मल्टीप्लिसिटी कितनी हो गई? मल्टीप्लिसिटी दैट इज m इक्वल टू 2s + 1, दैट इज इक्वल टू 2 × 2 + 1 इक्वल टू 5। अब हमारे लिए यल की वैल्यू चाहिए, जो एंगुलर मोमेंटम टोटल एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू निकालना है। ये आप निकालेंगे। पूरे इलेक्ट्रॉन को जोड़िए, L1 + L2 + L3 कहाँ तक जाएगा? L6 तक। तो जो देखिए हर यही कैंसिल हो गया, +2 और -2 खत्म। यही कर लीजिए शॉर्ट आउट में, क्योंकि आपको लिखित प्रमाण नहीं देना ऑब्जेक्टिव में, रिटन दस्तावेज नहीं चाहिए हमको। फिर यह इसी तरह से साफ करना जितना फास्ट कर सकते हो। तो -1 और ये देखिए ये दोनों आपस में यहाँ कैंसिल हो गए। बचा कौन? 0 + 2, यानी एक मिला करके 2 आ गया। 2 जब आ गया तो यल की वैल्यू 2 आ गई। ये होगा क्या? कैपिटल D आ गया। तब हमको निकालना है J इक्वल टू होगा यल प्लस माइनस यस, दोनों जोड़े में घटाएंगे। अब यहाँ देखिए अब क्या होगा? यहाँ 2 हो गया, यल की वैल्यू 2, यस की वैल्यू 5। ये दोनों जोड़ के आ गया कितना? 7। अब यहाँ से ये सब मॉड वैल्यू फंक्शन है, यहाँ अगर हम रख दें 2 और फिर माइनस यस की वैल्यू कितना निकाला?
2 आया, या यहाँ गलती हुई, सॉरी ये तो सही है, यहाँ रखिए 2, पहले ही वही प्रेडिक्ट करना चाहिए, दैट इज इक्वल टू 4। फिर यहाँ 2 सब्ट्रैक्ट कर दें, देन इट इज इक्वल टू 0, यानी एक 4 आ गया, एक 0 आया। पहले वाले पार्ट्स में हम लोगों ने नहीं इसको पकड़ा। पहले वाले पार्ट में 7 आया था। हाँ, अब वो यहाँ से लेके आए ग्राउंड स्टेट टर्म इज इक्वल टू कितना 5 डी ओ। कम से कम ये तो क्लियर हो गया कि आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आ गया। जब गलती पकड़ लिए इसका मतलब समझ में आ गया। अगर गलती नहीं पकड़ पाते तो ये क्लियर हो जाता है कि वो बच्चे को सर से स्लिप कर गया। अब क्लियर हुआ? यस सर। चलिए तब आगे बढ़ते हैं। होगा कि नहीं?